नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में अब आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 2 जनवरी से 8 जनवरी के करंट अफेयर्स की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कारण यह है कि ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, ये करंट अफेयर्स वैसा नहीं है जैसा जनरली स्टैटिक करंट अफेयर्स होता है। हमारा करंट अफेयर्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था। आप ध्यान से अगर किसी भी टॉपिक को देखोगे, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को हमने सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश की। चाहे वो पहला सोमनाथ का मंदिर हो, उसको हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करी। चाहे वेनेजुएला वाला हो, उसे हमने ज्योग्राफी से जोड़ने की कोशिश करी। यूनाइटेड नेशन वाला हो, अभी हाल फिलहाल के पूरे इंटरनेशनल 2026 के वर्ष, उसको पूरा एक साल को जोड़ने की कोशिश करी। पिपर हवा स्तूप हो तो हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करी इसको यहाँ पर। इस तरह से एक प्रश्न से जाने अनजाने हम कई प्रश्नों को तैयार करते हैं और प्रश्नों के अप्रोच को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए इस वीक के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ के मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहले तो ये देखें कि प्रश्न लिया क्यों गया है ना। अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि, एक जगह कहा जाए, अर्पित करी। एक्चुअल क्या हुआ कि 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हुआ। पहला तो ये कारण है कि उस अटैक को 1000 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज में है। दूसरा कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसका जब पुनर्निर्माण शुरू हुआ स्वतंत्रता के बाद, और उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको भी 75 साल पूरे हो रहे हैं 2026 में। इसीलिए वो 75 साल और ये 1000 साल दोनों के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न पहला। 6 से 8 जनवरी 1026 को महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ये बात बिल्कुल सही है। मिनहाज उस सिराज की किताब तबकत ए नसीरी, या तबाकत भी बोल सकते हैं उसको, में सोमनाथ मंदिर के आक्रमण का वर्णन मिलता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यह भी सही है। सबसे पहले देखिए, इस मंदिर का निर्माण कई राजाओं ने कराया, जिसमें राजा भोज का नाम भी आएगा और देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम भी आएगा। लेकिन जो अगर कहा आ जाए कि जो सबसे पहले पुनर्निर्माण कराया वो किसने कराया, वो भीमदेव नाम के राजा ने कराया। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1799 में सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। ये गलत है। अब ये प्रश्न क्यों गलत है? ऐसे ही हम देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म के 300 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2025 में हम 300 वर्ष है। तो क्या हमें ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने कब से कब तक शासन किया, उनका निधन कब हुआ, कब वो शासिका रही? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको कंफ्यूज्ड, जो अगर कहा जाए, करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कि भाई आपको कम से कम ये तो समझ में आए कि 1799, जैसे सपोज हमने कहा यार हमने तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन क्या हमें ये जानकारी है कि नहीं है कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जो निधन है वो 1795 में हो चुका था, तो 1799 में वो मंदिर कैसे बनवा सकते थे? ये एक इशू जो है वो यहाँ पर है। तो चलिए, इसका आंसर जो गलत है पहले तो वही मैं बता दूं इसका। वैसे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये महमूद गजनी है या महमूद गजनवी गजनी। कंफ्यूजन हमेशा दो नामों में, एक गौरी और एक गजनवी। गौरी और गजनी के आखिरी शब्द तो ऐसे होते हैं कि कोई भी पकड़ लेता है कि उन्होंने कहा साहब सोमनाथ पर अटैक किसने किया, तो गजनी ने किया, ठीक है। या पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट कौन लड़ा, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके प्रयासों से हुई, तो गौरी। बट क्या हमको पूरा नाम याद रहता है कि कौन उसमें से महमूद था, कौन उसमें से मोहम्मद था? ये आपको याद है कि नहीं, इंपॉर्टेंट। तो जो सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करने वाला था, यानी जो उस व्यक्ति का नाम था महमूद गजनवी गजनी। और जिसने पृथ्वीराज चौहान, यानी भारत में लगभग अगर कहा जाए कि 1173-74 में जब वो गौर का शासक बना, उसके बाद उसने भारत के खिलाफ जब आक्रमण किए, तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो आक्रमण हुए, वो व्यक्ति जो था उसका नाम था शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद, नॉट महमूद, मोहम्मद गौरी। तो ये आक्रमण यहाँ पर हमको समझ पड़ा कि महमूद गजनवी गजनी ने यहाँ आक्रमण किए। 6 से 8 जनवरी 1026 को उसने इस मंदिर पर अटैक किया और मंदिर के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। ये जानकारी यूं तो कई किताबों में मिलती है, इसलिए एटलीस्ट कम से कम आप दो तीन जो किताबें हैं वो तो याद रखिए। जैसे तबाकत नसीरी, मिनहाज उस सिराज की किताब है, शुरुआती दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहा
उस दिल्ली सल्तनत के शासन को समझने के लिए एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, शुरुआती, मतलब जैसे गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, और गुलाम वंश की स्थापना से लेकर जो अगर कहा जाए कि जो मोहम्मद गौरी के जो द्वारा जो आक्रमण हुए वो, गजनी के आक्रमण हुए वो से लेकर मतलब अपन मोटा मोटा माने तो 1260 तक का शासन जो भारत में चला, उसकी जानकारी आपको मिन्हाज सिराज की इस किताब में मिलती है। बहुत अच्छी जो है वो किताब है। अगर आप में से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसको मालूम होना चाहिए किताब छोटी मोटी नहीं है, 23 भागों में विभाजित है, इसलिए 23 वॉल्यूम्स में, और बहुत मतलब शुरुआती इतिहास को समझने में इससे अच्छी कोई किताब नहीं है, मतलब गजनी से गौरी तक के। दूसरा ऑलमोस्ट मालूम है, किताबुल हिंद, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, कि जब गजनी यहाँ आया तो वो अपने साथ जो है वो अलबरूनी को लेकर आया। अलबरूनी को लेकर इसलिए आया, कहा कि चलो अलबरूनी हमारे साथ चलो जरा, हम जो वहां पर युद्ध लड़ेंगे, वहां पर जो इसको एक्वायर करेंगे एम्पायर को, उसका पूरा डिटेल लिखना। आ गया अलबरूनी। लेकिन अलबरूनी जब यहाँ पहुंचा तो उसको लगा यार यहाँ का तो कला संस्कृति आर्ट धर्म बड़ा अनोखा है, बहुत सुंदर है। उसने कहा हटाओ तुम्हारा इतिहास का ये झंझट, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ के धर्म संस्कृति को देखने। इसीलिए अलबरूनी वो पहला व्यक्ति बन गया जिसने किताबुल हिंद नाम की रचना में भारत की कला संस्कृति धर्म, ठीक है, पुराण वेद उपनिषदों का उल्लेख किया कि उनका क्या महत्व। और बाद में कई अरबिक स्कॉलर्स ने उसी को ध्यान में रखकर यहाँ आकर उनको स्टडी किया। ये अपने को याद रखना, तो उसमें भी इस घटना का उल्लेख है अलबरूनी की किताबुल हिंद में यहाँ पर। तीसरा कि जब ये अटैक हुआ उसके देखो सोमनाथ के मंदिर पे जो अटैक हुए उसमें दो तरह के शासक आए। एक जो पूरी तरीके से विदेशी रहे, यानी बाहर से आए और उन्होंने इस मंदिर के ऊपर अटैक किया। दूसरा कि बाहर के नहीं थे, यहीं के थे। बाहर से आने वालों में आपको दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है। यहाँ वालों में जैसे अलाउद्दीन खिलजी यहीं का शासक था। 1299 में उसने जो है वो कहा, जब उल्लुक खां को भेजा कि जाओ गुजरात पे अटैक करो, तब अटैक हुआ। महमूद बेगड़ा खुद गुजरात का ही राजा था, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा को जो अगर कहा जाए, कहा ने कहा कि जाके मंदिर को ध्वस्त कर दो। और सबसे आखिरी तो सबको रटा होगा कि अपनी मृत्यु के एक साल पहले 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके एक साल पहले औरंगजेब ने कहा कि जाओ उस मंदिर को ध्वस्त कर दो, मूर्ति को पूरी तरीके से खंडित कर दो। 1706 औरंगजेब। तो एक ये क्या होता है ना कि जब किस तरह की न्यूज आ जाती, तो प्रश्नकर्ता क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब ने किस समय जो है वो क्या बोलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, या महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था। ये क्वेश्चन ऐसे हिंट होते हैं। अब आखिरी हिस्सा, मतलब ऑलमोस्ट मैंने हिस्ट्री के हिसाब से आपको बता दिया। ध्यान से देखिए, आपके सामने सोमनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इस ऑफिशियल वेबसाइट को रीड करें तो इसमें हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहला खबर आपको दिख रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, परफॉर्म द प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम 11 मई 1951, यानी 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। तो आज यदि कोई कह रहा है किसी मंच पे कि वो मोदी जी को जाने की क्या जरूरत है अयोध्या, तो एक चीज हमको समझना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें इस देश के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर, धर्म से ऊपर है। हमारी संस्कृति एक साझा संस्कृति है, उसमें कोई धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारी साझा संस्कृति। इसलिए तो आप देखिए रामायण या किसी भी धर्म के, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो चाहे इस्लामिक इवेंट्स हो, उनको संस्कृति मंत्रालय कराता है। तो कोई कहे कि क्यों गए, वो तो हम तो जो अगर कहा जाए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पर धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, संस्कृति निरपेक्ष नहीं। संस्कृति हमारी सबकी साझा है ना। साड़ी सब पहनते हैं, मेहंदी सब लगवाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सब साझा संस्कृति है ना, तो ये अपने को याद रखना है। तो बहुत बुनियादी बातें हैं। और फिर लिखा है कि अहिल्याबाई टेम्पल इज ऑल्सो क्लोज्ड बाय विच वॉज बिल्ड द क्वीन मदर अहिल्याबाई होलकर ड्यूरिंग द 1782। उन्होंने यहीं इसी कैंपस के पास एक मंदिर बनवाया। और 1782 और 1783, मोस्टली 1783 तक अहिल्याबाई होलकर ने इसी कैंपस के पास इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा एक परफेक्शन के साथ क्लिक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्क्रीन पे दिख रही है क्योंकि कई खबरें आई हैं। आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सा ट्वीट है, 2026 मार्क 1000th ईयर ऑफ द फर्स्ट अटैक ऑफ सोमनाथ टुक प्लेस। नीचे आपको और भी इसमें जो है वो इस तरह के पोस्ट दिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, वेनेजुएला किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अभी देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया,
दो तरह का इंटरनेट पर ज्ञान है इस समय। एक है कि अटैक हो गया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गए, तो वेनेजुएला को खाने के लाले पड़ गए ना, ये सब चीजें पहले तो हम एज ए स्टूडेंट समझेंगे, है ना, हमको स्टूडेंट की तरह से। हम में से कितनों को मालूम है इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो है कि आपको वेनेजुएला की लोकेशन पकड़ में आना चाहिए कि आखिर वो अटैक हुआ कैसे। क्या, जो अगर कहा आ जाए कि कोई देश लैंडलॉक कंट्री में अटैक करना कठिन, किसी जगह जैसे हम तीन तरफ से समुद्र से खुले हुए हैं, है ना, तो हमारी जो तीन ओर की जो समुद्री सीमाएं हैं वहां के स्टेट्स को कोई हिट कर दे तो बड़ा उसको, इसलिए कोस्ट गार्ड और जो अगर कहा जाए नेवी को बड़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ती। तो वेनेजुएला की सीमाएं साझा नहीं होती हैं पेरू से। पहले तो इसको अपन ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ऑफिशियली मैप है यूनाइटेड नेशन का, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है, कोई भी मैप अगर हम रीड करें तो वो भी ऑफिशियली करें। तो वेनेजुएला ये है, वेनेजुएला एक और यहाँ पर ये कैरेबियन सी से लगा हुआ है, इस तरफ से ये अटलांटिक सी से लगा हुआ है। वेनेजुएला कहीं भी किसी भी स्थिति में जो है वो पैसिफिक ओशन से लगा हुआ नहीं, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा, वेनेजुएला अपनी सीमा साझा कर रहा है कोलंबिया के साथ, वेनेजुएला अपनी सीमा साझा कर रहा है गुआना के साथ, और वेनेजुएला अपनी सीमा साझा कर रहा है ब्राजील के साथ। इससे सिद्ध है कि वेनेजुएला पर हुए इस तरह के अटैक या इस तरह की वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल का असर कहीं ना कहीं कोलंबिया, ब्राजील, गुआना जैसे देशों पर पड़ेगा। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव इसके पड़ेंगे। दूसरा कि पूरी उथल पुथल है कैरेबियन सी में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेबियन सी के अंदर कौन से देश आते हैं। ठीक है, तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये सब कुछ ऐसा हो कैसे गया वेनेजुएला के लिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे का मतलब है लगभग 60 65 साल हमको पीछे जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया क्या हो गई, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल यूनिक स्टोरी दे रहा हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बाइपोलर होने लगी। बाइपोलर का मतलब है दो ध्रुवों में बट गई। एक अमेरिका जो इस अटलांटिक ओशन से लगे हुए पूरे देशों का हिमायती बन गया, जिसे नाटो कहा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी ग्रीनलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, कि वो कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे। और डेनमार्क कहा अगर आपने ऐसा किया तो आपने नाटो को तोड़ दिया और बुरी स्थिति होगी। और वो होंगी, अगर बुरी तो कैसे होंगी वो भी मैं बताऊंगा अलग से। दूसरा है कि सोवियत यूनियन उस समय था, जिसे आज आप रूस बोलते हो, उसने एक वारसा नाम का पैक्ट साइन किया। तो सोवियत यूनियन के जो आज आप देख रहे हो, जैसे अजरबैजान है, यूक्रेन है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, ये सब देश जो है वो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इसी दौरान नए नए स्वतंत्र हुए देश अपने लिए कुछ कोशिशें कर रहे थे। इन कोशिशों में एक कोशिश जो अगर कहा आ जाए कि भारत के प्रयासों से जो है वो हुई, जिसको हम आम भाषा में नॉन नाम के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में आज दुनिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस में से एक है। बहुत ध्यान समझिएगा लाइन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए भारत के प्रयासों से जो अगर कहा जाए बेलग्रेड में, जो उस समय यूगोस्लाविया के अंतर्गत आता था, अब तो यूगोस्लाविया नाम का देश ही नहीं है ना, आज की स्थिति में यूगोस्लाविया नहीं है। तो 1961 में इन लोगों ने एक जो अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशन खड़ा करा बेलग्रेड में, कि भाई हम ना तो नाटो में रहेंगे, ना तो जो अगर कहा जाए कि बारसा में रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी 1955 में, यही इंडोनेशिया में, उसका नाम था बाडुंगा कॉन्फ्रेंस। हमारे पड़ोस में इंडोनेशिया में जो अगर कहा जाए बाडुंगा नाम की जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। उसमें हमने ये निर्णय लिया कि यार हमको नहीं शामिल होना, अमेरिका के नाटो में क्यों जाएं, अब रूस के बारसा में क्यों जाएं, हम अपना खुद का एक ग्रुप बनाएंगे नॉन अलाइड, मतलब कि गुट निरपेक्ष। जब ये कहानियां चल रही थी ना, इसी समय दुनिया में कई देश अपने अपने ग्रुप बनाने में लगे हुए थे, जिनमें से एक वेनेजुएला और उसके सहयोगी वो देश जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल रिजर्व्स था। तो 1960 में मोस्ट आईएमपी है ना, 1960 में यानी 14 सितंबर 1960 में वो देश जिनके पास तेल के विशाल भंडार थे, उसमें पांच देश थे, एक था ईरान, एक था इराक, एक था वेनेजुएला, एक था कुवैत, एक था सऊदी अरेबिया। इन पांच दिनों देशों ने मिलकर स्थापित किया ओपेक, ओपीईसी। आज तो ओपेक में मेंबर कंट्री बहुत सारे हो गए, लेकिन उस समय ये ओपेक स्थापित हुआ। और इन्होंने जब तेल का कारोबार शुरू किया तो शायद ये भूल गए कि तेल के अलावा भी देश को चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो इनकी अर्थव्यवस्था बनाना इकोनॉमी बन गई। याद रखिएगा, बनाना इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप किसी एक सेक्टर पर अर्थव्यवस्था को चला लो। तेल ही तेल पे ध्यान दिया, ना कृषि उत्पादन पे ध्यान दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना इंडस्ट्रीज पे। इसका कारण ये हुआ कि इन देशों को अपने अन्य उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा, जिसका सबसे पहला खामियाजा इराक ने भुगता।
अभी हाल फिलहाल ईरान में आप देख ही रहे हो, ईरानी क्रांति केवल वो महंगाई से जुड़ी हुई है। ब्राजील वेनेजुएला में आप देख ही रहे हो क्या हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसके कारण वो पांच में से चार को तो इन्होंने, जो अगर कहा जाए, अमेरिका ने कंट्रोल कर रखा है। ईरान को, कुवैत को, इराक को, वेनेजुएला का, सऊदी अरेबिया की अपनी खुद की, सऊदी अरेबिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया, बहुत काम किया। इसलिए सऊदी अरेबिया इस पूरी रिजिम से अलग है। तो एक जाते जाते आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कभी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को किसी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रीस की जो अर्थव्यवस्था थी वो केवल टूरिज्म पे निर्भर थी। इसीलिए जब दुनिया में टूरिज्म को लेकर क्राइसिस आया, तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई वो ग्रीस थी। और उस अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने से ग्रीस पहली ऐसी कंट्री बनी जिसको आईएमएफ ने डिफाल्टर घोषित किया था। अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिक्स नहीं हो, तो उनको देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। मतलब उससे आप याद रखोगे कि आपकी एक नाश्ते की दुकान है जिसपे आप केवल आलू बड़े बेचते हो, जो कि आलू से बने होते हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट, आप फेमस हो आलू बड़े वाले। ठीक है, छन्नू सिंह, मन्नू सिंह, जो भी आपको नाम रखना, आलू बड़े वाला। अब सोचिए, मान के चलिए किसी साल आलू में कोई बीमारी लग जाए, आलू की कीमतों में अतिशय वृद्धि हो जाए, अतिशय वृद्धि, आलू 200 रुपए किलो हो जाए, तो क्या आप आलू बड़े बेच पाओगे? क्या ग्राहक वो 30 या 40 रुपए का आलू बड़ा खा पाएंगे? आंसर इज नो। और आपकी दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी ही होती है कि अगर आप एक सेक्टर, लेकिन उसी दुकानदार के बगल में एक नाश्ते वाला है जो आलू बड़े के साथ कचौड़ी भी बेचता है, पोहा भी बेचता है, जलेबी भी बेचता है, खमण भी बेचता है, चाय भी बेचता है, केवल आलू बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं है, वो लंबे समय तक सरवाइव करेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव में कोई ना कोई सेक्टर अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा सेक्टर ऊपर आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा। इन कंट्रीज ने, वेनेजुएला ने, ईरान ने इसके ऊपर कभी बहुत ध्यान नहीं दिया। इसके कारण ये समस्याओं में उलझे। तेल खाने से, तेल से पेट नहीं भरा है। ठीक है, अनाज भी चाहिए, क्यों अनाज उत्पादन पे काम नहीं किया? हमको देखो ना, जब 65 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो क्या नारा दिया हमने? जय जवान जय किसान। आज टेक्नोलॉजी में दुनिया में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है इंडिया, उस जय जवान जय किसान के कारण। 1969 में इसरो खड़ा हुआ, दुनिया की टॉप लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इसरो का नाम आता है। भूखे मरते थे हम अनाज के लिए। ठीक है, इतना ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो अनाज की किल्लत थी। आज सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का आंकड़ा इसी में पढ़ाऊंगा आपको कि चीन को पछाड़ के चावल उत्पादन में नंबर वन बन गए। चीन को पछाड़ के चावल उत्पादन में। वो जय जवान जय किसान, कभी आप समझो उसको, जगह कहा जाए कि वो जो जय जवान जय किसान का हमने सब शुरू से जो है वो काम करना शुरू किया। और आज जय विज्ञान, जो अटल जी ने जो है वो नारा दिया था बाद में, उसमें जय जवान जय विज्ञान, किसान जय विज्ञान, ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आसपास की चीजों के ऊपर। इसके ऊपर काम करना है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो है वो अंतर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को किस, मतलब आप समझ गए ना मैंने क्या बोला? एक लाइन और बोल रहा हूँ, है ना, कि आपको वो चकाचौंध वाली न्यूज पे नहीं दौड़ लगाना है कि वेनेजुएला में ये हो रहा है तो वहां इतने सारे लोग मारे गए। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कल मैंने, ये मेरी क्लास में भी लाइव पढ़ा, मैंने बच्चों से पूछा, बताओ कितनों को मालूम है वेनेजुएला की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? चुप हो गए सब। फिर मैंने उनको बताया कि ये जो मैप दिख रहा है सामने, इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में ज्यादातर देश स्पेनिश भाषा को बोलते हैं। ज्यादातर अगर आप लैटिन कंट्रीज को देखेंगे तो उनमें स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। दूसरा, मैंने ये भी बताया कि जिस देश ने जिस पे राज किया, जैसे ब्राजील पे पुर्तगालियों का राज था तो ब्राजील में पुर्तगीज बोली जाती है ऑफिशियली। वेनेजुएला पर स्पेन का था तो स्पेनिश बोली जाती। भारत ही ले लो ना, अंग्रेजों ने शासन किया तो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये आपको पढ़ना है, वो थोड़ी पढ़ना है जो अगर कहा जाए कहानी किस्से कि कितने बजे हेलीकॉप्टर में बिठाया, कौन से हेलीकॉप्टर में लेके गए, वो कितना तेज उड़ रहा था, कौन सी मशीन गन चला दी। वो अननेसेसरी का टॉकिंग है। अगला क्वेश्चन 1 साल के लिए लिख के रख लीजिए, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय नहीं लिया गया है? महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बिल्कुल लिया गया है। कानूनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी नहीं, ये 2027 का वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष, यस। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा कि किसको जो है वो निर्णय नहीं लिया गया है? तो आंसर है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका निर्णय हमने कब के लिए लिया है? 2000, ये 2027 के लिए है। बाकी तीन जो है वो अगर कहा जाए ये 2026 के लिए। मैं दिखाता भी हूं आपको, है ना, उससे आपको क्लिक होगा। तो हम नीचे चले गए। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 है।
ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स एंड सस्टेनेबल ये भी 2026 है, और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक ये भी 2026 है। तीन अंतर्राष्ट्रीय है। मध्य प्रदेश की एग्जाम की असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एमपीपीएससी अभी जो आ रहा है, उन बच्चों के लिए तो अमृत है। क्योंकि जिसको हम बोल रहे हैं महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय बल, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हम 2026 में जो भी काम करेंगे वो फार्मर्स के हितों में करेंगे। यानी हमारे जो इस वर्ष है इसका किसान कल्याण से जुड़ा हुआ वर्ष है। तो इनडायरेक्टली आप देखिएगा, अभी तो आपको नहीं समझ पड़ेगी ये दूरंदेशी। आप 2 महीने 4 महीने के बाद देखेंगे तो महिला किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी स्कीम, इस बार के बजट में आपको महिला किसानों की भी कहानी मिली। इसके पहले महिला किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है ना, नमो ड्रोन, नमो दीदी, ये तो ठीक है। अब और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमको दिखाना, देखो आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान का वर्ष घोषित किया, हमने भी महिलाओं को या महिला किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए फलाने फलाने काम किया, उससे पैसा भी मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान भी मिलता है, एजेंसीज का ध्यान भी आता है। तो दोनों चीजें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मतलब इसका जो नेचर है आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा कि अब जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर ये मध्य प्रदेश किसान कल्याण वर्ष, जैसे पिछली बार आपको मालूम होगा कि उद्योग एवं रोजगार से था, तो उसी के ऊपर बात करी। तो आपको दिख रहा है कि वर्ष 2026 को किसानों के उत्थान सशक्तिकरण हेतु किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब आपको समझ पड़ गया कि इसी की कहानी किससे लिंक हो गई। इसकी कहानी लिंक हो गई महिला किसानों से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिला किसान से जुड़ा हुआ। तो आप खुद देखो ना, अभी कितने घंटे पुरानी खबर है, 16 घंटे, क्या हमने काम करना शुरू नहीं कर दिया? क्या हमने ये लिखा ना, किसान कल्याण वर्ष किसानों के कल्याण के लिए समग्र देश का पहला राज्य जहां किसान कल्याण के लिए साल भर चलेंगी गतिविधियां, 16 से अधिक विभाग करेंगे समन्वय, कृषि उद्योगों में किसानों को की बढ़ाएंगे भागीदारी, कितना कुछ। ये देखिए, किसान कल्याण 2026 शुभारंभ। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट वीक के करंट में आएगा जमूरी मैदान में, ये कल हुआ है ना। तो ये अभी नेक्स्ट वीक का जो आप करंट अफेयर्स देखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सही दिशा में दौड़ लगाना है तो। तब हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट हमको यहाँ पर ऐसे ही आप डिकेट याद रखिए। डिकेट में बाकी तो याद ना रखिए, लेकिन इंटरनेशनल, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन डिकेट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 से 35 के बीच का। ठीक है, मतलब इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लगभग 6 8 महीने 6 महीने पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ, है ना। पेपर हवा स्तूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि अभी न्यूज में काफी है ना, ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैल्पस्टन पेपे, ठीक है, इसी से वो स्तूप को जो है वो नाम को भी मिलने में सहायता हुई ने। इस प्राचीन स्तूप का उत्खनन के समय यहाँ से रत्नों को खोजा, यहाँ से 300 प्लस रत्न मिले थे। वही अभी जो है वो सरकार आम जनता से कह रही है कि आइए देखिए क्या क्या मिला था। दूसरा, ये स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में, बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ नगर वही जिला, ठीक है, जो प्राचीन काल में शाक्य गणराज्य से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर तीसरा, के इतिहासकारों के मतानुसार स्तूप गवर्यन शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह पर है, बिल्कुल सही है। और चौथा, इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के शिष्य मोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां हैं। वो तो भोपाल के पास सांची का स्तूप है, भोपाल जिला में समझ लेना, है ना, रायसेन समझना। सांची के स्तूप में मोदगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां हैं, उनके अवशेष हैं। ये स्तूप सीधे महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी जो है वो गलत हो गया। यानी आपसे कोई पूछेगा कि जो है वो गलत कौन सा है, तो ये डी जो है वो गलत है, और बाकी जो अगर कहा जाए कि तीनों जो है वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस स्तूप से हमको अब ये क्यों आ सकता है ना, इसके आने के दो कारण है। पहला तो आपको दिख रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर कॉल ओपन टू सिटीजन जो है वो विटनेस द पेपर हवा, ठीक है, अगर कहा जाए रिलाइज टू राय पिथोरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। राय पिथोरा दिल्ली में वो जगह है जहाँ पुराना किला है। राय पिथोरा आपको मालूम होगा, जो पृथ्वीराज चौहान था उनका नाम ही राय पिथोरा था, इसीलिए पुराने किले को, पुराने दिल्ली के किले को राय पिथोरा भी कहा जाता है। तो वहां पर ये रखा गया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, दिल्ली 127 साल बाद विदेश से लाए गए बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी। ये वो रत्न हैं जो वहां से मिले थे। तो आपको दिख रहा हो, ये पवित्र पिपरहवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी धरोहर है, जिन्हें 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में खुदाई के दौरान खोजा गया था। ब्रिटिश शासन के समय
अवशेष भारत से बाहर भेजे गए और लगभग 127 साल बाद लौटकर दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। भगवान बुद्ध की अस्थियां, धातु अवशेष, उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अभी जैसे एक कोर्स लॉन्च किया है मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अब मैं उन बच्चों को ये अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वालों को पेपर वन में ये क्वेश्चन आ ही रहा है, आ ही रहा है कि भारत की पहली मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, सीडेक और आईआईटी बॉम्बे। मैंने क्या बोला कि जब आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई में जो टॉपिक है उसकी आत्मा को जरूर टटोलना है। आत्मा को नहीं टटोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया, तो यूट्यूब पे एक बच्चे ने कमेंट किया मुझे कि आपको सिलेबस ही नहीं पता है, इसमें सहायक पंजीयक जो अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए सोसाइटी प्रबंधन का सिलेबस आता है। मैंने उसको मैसेज किया कि बेटा वो सोसाइटी प्रबंधन वाला, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है अगर कहा जाए सहायक पंजीयक कहलाता है, सहायक कुल सचिव नहीं कहलाता। उसका काम सोसाइटी अधिनियम को लागू कराना है, विश्वविद्यालय को नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपको आपके घर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने जहाँ जाते हो वो भी रजिस्ट्रार कार्यालय ही होता है, पर वो विश्वविद्यालय वाला ये नहीं कि उसको आप हिंदी में बोल दो कि हम कुल सचिव कार्यालय में रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। तो कई बार अधूरी ज्ञान का भी बड़ा खतरनाक रोल होता है कि हमने किसी चीज को अधूरा पढ़ लिया, वो हमको जो है वो बिल्कुल गलत ही लेके जाए। तो अब यहाँ पर ये है कि एक्चुअल क्या हो, देखो आईआईटी मद्रास लंबे समय से, है ना, 2023 में इसने तंजानिया में अपना पहला, जगह कहा जाए, कैंपस स्थापित कर दिया था। ये भारत के बाहर कई देशों में अपने कैंपस स्थापित कर रही। उस दिशा में अभी फाइनली इसने ये निर्णय लिया है कि अब हम एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनेंगे, जो अपने आप में भारत ही नहीं वर्ल्ड की भी पहली मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में आएगा, भारत की। तो आईआईटी मद्रास, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ध्यान से अगर हम देखें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों लिखा, हम शिक्षा मंत्री भी लिख सकते थे। अरे भारत के बाहर जब काम करोगे तो शिक्षा मंत्री थोड़ी काम करेगा, वो तो विदेश मंत्रालय को देखना पड़ेगा ना, उस पूरी प्रक्रिया तो विदेश मंत्रालय को देना पड़ेगा। तो ये लिखा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर लॉन्च आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ग्लोबल एम टू मेकिंग आईआईटी मद्रास द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी। 100% क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पेपर वन, पेपर टू या नॉर्मल पीएससी के किसी भी एग्जाम में आएगा। और आप अगर देखेंगे ये आज से नहीं, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। जैसे आईआईटी मद्रास तंजानिया टाइप करो तो तंजानिया में भी इसका कैंपस है। उस हिसाब से एक अच्छा जो है अगर कहा जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी अब ग्लोबल सिनेरियो में एक रोल प्ले कर रही है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। अमृतसर, बेल्लोर, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, है ना। तो ये है बेल्लोर में। अब क्यों है तो दिख रहा होगा, भारत के उपराष्ट्रपति ने बेल्लोर में श्री शक्ति अम्मा, जो श्री शक्ति अम्मा पीठम है, वहाँ काफी लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका जन्म, ठीक है, को अब 50 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए वो स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और जैसे आपने पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सुन रखा है, वैसे ही बेल्लोर में भी स्वर्ण मंदिर है। तो वो क्वेश्चन आपको इससे ही जुड़ेगा कि श्रीपुरम स्वर्ण बहुत फेमस है बेल्लोर का, कि बेल्लोर में। अब ध्यान से देखिए पढ़ाई का फायदा, यहाँ चार नाम दिख रहे हैं। अमृतसर को देखते ही आपके दिमाग में ये आ गया कि अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर है। जैसे कल मैंने अपने बच्चों से एक सिंपल प्रश्न पूछा कि बताओ कितनों को याद है कि बेल्लोर जो शब्द लिखा है वहां पर क्या घटना के कारण मॉडर्न हिस्ट्री में बेल्लोर चर्चा में। तो तुरंत दो तीन बच्चों ने बोला कि सर वो बेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, बेल्लोर में पहली बार जो है वो सिपाहियों ने विद्रोह किया था। भारत में पहला जो सही सिपाही विद्रोह था वो 10 जुलाई 1806 को बेल्लोर में हुआ था। इसको बेल्लोर म्यूटिनी के नाम से या बेल्लोर सिपाही विद्रोह के नाम से जो है जाना जाता है, जो बाद में 1857 की क्रांति के लिए एक बेस बना। कह रहा हूं उसी से 1857 की क्रांति का आधार बना। इस टॉपिक का उससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि क्या बेल्लोर देखकर कुछ दिमाग में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और अगर आया तो क्यों आया। तो रिवीजन कैसे होता है, ठीक है, रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन ऐसे ही होता है यहाँ पर, है ना। क्योंकि जो अगर कहा जाए कि हम पढ़ तो रहे हैं पर किताब खोल के रिवीजन कर रहे हैं, अरे किताब नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे जो अगर कहा जाए रिवीजन कर पाएंगे, इसके ऊपर हमको काम करना है। किताब के ऊपर तो काम करना अपनी जगह, जब होगा हो जाएगा। तो जैसे अमृतसर लिखा है, गोल्ड टेम्पल है, कितनों को मालूम है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को एक्चुअली क्या नाम से जाना जाता है। एक्चुअली उसे कहा जाता है श्री हरमिंदर साहिब।
अब आप सोचिए कि क्या हमको पता है, हर मतलब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कहा ना कि सबको पता ही रहती है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। लेकिन हम में से कितनों को मालूम है कि इसमें जो अगर कहा जाए गुरु अर्जुन देव का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। गुरु, अब जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कैसे पढ़ाता हूँ कि गुरु रामदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तो अकबर ने उनको जमीन गिफ्ट करी थी, मतलब जमीन दान में दी थी, जो अमृतसर है आज। उसी जमीन पर उनके बाद के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जो कि फिफ्थ गुरु थे, पांचवें गुरु थे, उन्होंने जो अगर कहा जाए इस स्वर्ण मंदिर को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाई। इस तरह से हमारी कहानी को हमको लिंक करके जो है वो याद रखना है। यहाँ पर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए ये आते हैं। बाकी और कुछ जो अगर कहा जाए तो रिवीजन ऐसे ही करो आप। रिवीजन नहीं करोगे तो हमेशा विषय आपको टफ ही लगेंगे। अगला वन लाइन का है बट याद रखिए मोस्ट है। UIDAI के द्वारा निम्नलिखित में से किसे आधार का शुभांकर बताया गया? उदय, अतुल्य, अद्भुत, आमजन। ठीक है, तो आंसर है उदय। अब इसके माध्यम से वो प्रचारित करेंगे कि आधार कितना आवश्यक है, आधार को क्यों यूज करिए, आधार से आप क्या क्या सेवाएं ले सकते हैं, हर जगह ये प्रमोट करने के लिए लाया गया। आप तो वैसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने तीन चीजों को आपस में जोड़कर आम आदमी को मतलब सरकारी सुविधाओं के पास लाए। पहला जो अगर कहा जाए कि जनधन खाता, दूसरा आधार, और तीसरा जो अगर कहा जाए मोबाइल। तो जनधन खाता, आधार, मोबाइल, इसी को हम जैम के नाम से भी जानते हैं। जनधन, आधार, मोबाइल, है ना। उसको कैसे प्रमोट करेंगे कि आपके पास खाता होना चाहिए, आधार होना चाहिए, वो सब इस जगह कहा जाए शुभांकर से बताने की कोशिश की जाएगी। अगला, एग्री स्टार्टअप्स के लिए एपिडा के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई? है ना, भारती, मैत्री, ई नाम और किसानी। ठीक है, तो इसका आंसर है भारती। अब पहले तो समझिएगा, एपिडा भारत के बाहर जितना भी हम एग्री प्रोडक्ट या प्रोसेस फूड, ठीक है, यानी कृषि से जो प्रसंस्कृत चीजें हम बनाते हैं, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, जो भी आपको लिखना हो वो सब, पापड़ आपड़ सब, वो सब एक्सपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी काम करती है, यानी अथॉरिटी, उसका नाम है एपिडा। तो एपिडा ने, अभी आपको दिख रहा होगा कि भारती, भारती का क्या मतलब हो गया? भारत हब फॉर एग्रीटेक, रिलायंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। अब मान के चलिए आप में से कोई MPPSC मेंस की तैयारी कर रहा है, तो मेंस में एक टॉपिक है जो अगर कहा जाए आपका स्टार्टअप्स के बारे में, उद्यमिता के बारे में, ये क्वेश्चन आ जाएगा भारती। जो अगर कहा जाए स्टार्टअप तो दिमाग खराब हो गया क्या लिखूं, क्योंकि अब कृषि क्षेत्र को हम भी तो करेंगे ना इसके ऊपर काम, हम तो किसान का ही बस बर्स बना रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव एपिडा के थ्रू है। और एपिडा जो है वो कृषि मंत्रालय में नहीं आता, ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम व्यावसायिक गतिविधि की बात कर रहे हैं, फसल पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एपिडा जो भारत से कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के एक्सपोर्ट को मैनेज करता है, ने भारती नाम का एक, जो अगर कहा जाए, नया इनिशिएटिव शुरू किया। नीचे लिखा है एग्री स्टार्टअप्स के लिए एपिडा का भारतीय पहल, वाणिज्य एवं मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पढ़िया की इकाई एपिडा। इस बहाने क्या रिवीजन हुआ कि एपिडा। अब पता चले किसी बच्चे ने एपिडा पढ़ रखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है, वो मारे आए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कंफ्यूजन यही होता है एग्जाम में, जो पेपर आपका बिगड़ता है वो इसीलिए बिगड़ता है कि हमारा जो तुक्का होता है वो किस तरह का तुक्का, हम किस चीज को ध्यान में रखकर तुक्का लगा। तो एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए भारतीय पहल की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, निर्यात के नए अवसर तैयार करना। एपिडा चेयरमैन अभिषेक दवे ने डेस 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 अंतर्राष्ट्रीय। मुझे लगता है कि शायद आपको MPPSC मेंस में ही लिखने को आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए एग्री स्टार्टअप्स के लिए एपिडा के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई, पता है अगर भारती तो 2 नंबर, नहीं पता है तो 0 नंबर। यहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये उस नजरिए से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बहाने आपको समझ पड़ गया, मिनिस्ट्री के बारे में समझ पड़ गई, एपिडा के बारे में समझ पड़ गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन चूंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज में है, इसीलिए मुझे लगता है कि नाम के लिए मैंने लिया। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई वेटेज इतनी है। संयुक्त अरब अमीरात की 18 वर्षीय पर्वतारोही फातिमा अल अवादी
6 जनवरी 2026 को माउंट विंसन पर चढ़ने वाली सबसे युवा अरब नागरिक बन गई हैं। ये पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही है माउंट विंसन। ठीक है, तो अब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कई सारी न्यूज़ हैं, और न्यूज़ हिंदी में भी है। इंग्लिश तो इंग्लिश छोड़िए, हिंदी, ये न्यूज़ हिंदी में दिख रही है। जो भी जिसका ये मतलब अगर कहा जाए कि ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, इन्होंने तो न्यूज़ हिंदी में डाली है कि यूएई की किशोरी ने अंटार्कटिका पर सबसे ऊंची चोटी पर इतिहास रचा। इस प्रकार हमको ये समझ पड़ता। हाँ, इससे हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है कि माउंट विंसन कहाँ है? तो अंटार्कटिका पर। हमारे काम का है कि उसकी ऊंचाई 4892 लिखी हुई है लगभग। चलो हमको ना याद हो तो इतना तो याद होगा कि हाँ यार, इतना आसपास होगा कुछ। इस नजरिए से ये हमारे लिए काम का है, बाकी जो अगर कहा जाए कोई काम का है नहीं। अगला है, व्हाइट डार्क सिस्टम का संबंध इनमें से किससे है? तारे के जीवन, ग्लेशियर का अध्ययन, ज्वालामुखियों का अध्ययन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। आंसर इज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। एक्चुअल क्या होता है ना कि जो स्टार होता है उसकी लाइफ साइकिल के, जो अगर कहा जाए, दो अलग अलग चरणों में लाइफ साइकिल। एक होता है, अगर कहा जाए, एवरेज स्टार। उसकी लाइफ साइकिल के आखिरी फेज तक जाते जाते अगर कहा जाए वो पहुंचता है कहाँ पर? तो व्हाइट डार्क स्टेज पर। और दूसरा जो अगर कहा जाए जो तारा, सॉरी बेटा, दूसरा जो तारा होता है वो अपनी लाइफ साइकिल के आखिरी साइकिल पे ब्लैक होल पे पहुंचता है। तो इस तरह से तारे, यानी स्टार, हमारा सन भी अपने आप में एक स्टार है। हालांकि आजकल सिलेबस में मैंने देखा कि ये नहीं आता क्वेश्चन कि वो पूछ रहा है एवरेज स्टार या मैसिव स्टार। मैसिव स्टार आखिरी में ब्लैक होल पे जाएगा यहाँ पर, और जो एवरेज स्टार है वो आखिरी में वाइट डार्क पर जाएगा। और फाइनली जो अगर कहा जाए फिर एक नेबुला फिर क्रिएट होगा, फिर तारा फिर बनेगा, सब चीजें चलेगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत अंदर तक आए, लेकिन हमको कम से कम वाइट डार्क, ठीक है, या रेड जाइंट, या नोवा, सुपरनोवा, ब्लैक होल किसके जीवन के चरण हैं? स्टार, या स्टालर नेबुला क्या होता है कि कोई भी तारा जो होता है उसका जन्म जिस मटेरियल से होता है उसको स्टालर नेबुला के नाम से जो है वो जाना जाता है, नेबुला। उन्होंने खोज करी, उसके अंदर झांका, देखा। अब वो क्या देखा वो अभी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगला, स्वयं पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, स्वयं पोर्टल का संबंध निम्न में से किसे एक से है? उच्च शिक्षा, पर्यावरण अनुसंधान, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आंसर है उच्च शिक्षा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब ये भी वही आ गया यार, आप में से किसी को लगेगा कि एआर की वैकेंसी आ गई तो सर एआर की बात करेंगे, नहीं। आप ध्यान से समझिए, जब तक मैंने एफएसओ का बैच पढ़ाया अपने बच्चों को, तो करंट अफेयर्स के इन वीडियो में मैंने एफएसओ की भी बहुत सारी चीजें बताई कि फूड सेफ्टी में ये क्वेश्चन आ सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब वो एग्जाम लिंक हो गया है तो अब यहाँ पर नई चीज। तो सभी महाविद्यालय 15 जनवरी तक स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम मैपिंग का कार्य अनिवार्य रूप से करें। 6 जनवरी की पोस्ट है। इस पोस्ट में एक और अनोखी चीज है कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां गैर तकनीकी विषय में तकनीकी विषयों से ज्यादा पंजीयन है। इससे सिद्ध है कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी तकनीकी विषय हैं उनमें कौशलगत रोजगार की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो और अदर स्ट्रीम्स हो। ठीक है, उस पे अब हमको काम करना है, नॉन टैक्स से टैग की ओर, है ना। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगला है, परमवीर चक्र विजेता के नाम पर, ये क्वेश्चन अच्छा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन सकता है, कभी ना कभी इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर बार्डों का नाम रखने के कारण चर्चा में रही नगर परिषद उमरिया पान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सीहोर, भिंड, कटनी, उज्जैन। तो आंसर है इसका कटनी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले तो ये प्रेस रिलीज पढ़े 5 जनवरी का। प्रेस रिलीज कहता है कि मध्य प्रदेश की कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में नवगठित नगर परिषद उमरिया जो पान जो है वो, उमरिया पान देश की पहली नगर परिषद बन गई है जहां नगर परिषद के सभी 15 वार्डों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। ये पहला। इस नजरिए से आप सब जानते हैं, युद्ध काल के दौरान अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देने के कारण परमवीर चक्र मिलता है। और अंतिम परमवीर चक्र मिला था 1999 में, क्योंकि युद्ध काल के समय, ये पीस टाइम का अवार्ड नहीं, युद्ध काल के समय है ना। तो हमारा आखिरी जो युद्ध हुआ वो 1999 में कारगिल में हुआ। इस प्रकार आखिरी बार परमवीर चक्र जो है वो 1999 में जो है वो दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम मुझे लगता है कि आपको सबको मालूम होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि आज के युवा कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह
अपने अंदर उस अदम्यता को लेकर आए कि ये दिल मांगे मोर के अधिकारी कह रहे हैं कि वापस आ जाओ विक्रम, हम जो चाह रहे थे वो अचीव कर लिया, के लिए नहीं सर, अभी तो कुछ और भी हमारी इच्छा है। और उनका वो दिल मांगे मोर इतिहास में अमर कर गया कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो हमारा भी दायित्व है, कभी कहीं जो अगर कहा जाए आज आप अपने देश को गाली दे लेते हैं, कितना दुखद है कि हम अपने ही देश का अपमान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि कई लोग जो है वो पोस्ट करते समय इतना उनको महिमा मंडन, उनको इतना अच्छा लगता है कि हम अपना ही देश का। अरे पहली प्राथमिकता, कभी शास्त्रों को पढ़ो, कभी देखिए, कभी कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, है ना, लेकिन कुंभकर्ण जरूर कह देते हैं बच्चे को कि ये कुंभकर्ण है। अरे कुंभकर्ण दिन भर सोता रहता है, क्योंकि कुंभकर्ण जब नींद से उठा था तो उसको पता चला था कि मेरे भाई रावण ने जो गलती करी है वो बिल्कुल गलत है। माता सीता को उसको नहीं लाना था, लेकिन भाई का साथ दिया। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है राजनीति के अंदर। लेकिन विभीषण ने अपने राष्ट्र के खिलाफ जाकर जो है अगर कहा जाए काम किया। इसलिए इतिहास में चाहे वो भगवान राम के साथ ही क्यों ना खड़ा हुआ, कोई आदमी विभीषण को अपना नाम जो है वो अपने बच्चे का नाम कि घर का भेदी लंका ढाए दे विभीषण नाम कराए, विभीषण नाम रखना पसंद नहीं करता है। तो हमारा दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हम अपने राष्ट्र का सम्मान करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो हम कम से कम जो है वो कोई ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें, सोशल मीडिया पे ऐसे स्टेटमेंट ना दें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सबसे पहले अपने राष्ट्र को ही सर्वोपरि माने भाई। क्योंकि जगह कहा जाए है ना, वो गाना सुनिए, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला जगर का, बड़ा अद्भुत है। पर क्या करो अब, ठीक है कुछ कर तो सकते नहीं। तो परमवीर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सबको मालूम है कि परमवीर चक्र की जो शुरुआत हुई, पहला परमवीर चक्र में शुरुआती नामों में आपको मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम, सूबेदार जोगिंदर सिंह का नाम, ये नाम पता ही होंगे। आखिरी में जो अगर कहा जाए और भी बहुत सारे जो है वो नाम हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि एक आध साल में किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो अपनी वेटेज रखेगा। हाँ, ये ज्यादा अंदर मत जाना कि किस वार्ड का नाम क्या है, नहीं तो तुम ये भी पढ़ने लगो कि जो है वो देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से वार्ड क्रमांक 6 का नामांकन चौथे कुमाऊं रेजिमेंट। नहीं पढ़ना भाई, हमको इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना। हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ 1947 में हम लड़े, 1962 में हम लड़े, 1965 में हम लड़े, 1999 में हम लड़े, यहाँ हम लड़े। ये बस हमको पता होना चाहिए ना। कैप्टन विक्रम बत्रा जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ पाकिस्तान को मौत के घाट उतारा। कारगिल युद्ध के दौरान उनका कोड शेर शाह। हम कभी उस भाव को नहीं समझ पाएंगे एक्चुअल, आप समझिए उस भाव को कभी, अपने देश के प्रति थोड़ा सा सम्मान हमको होना चाहिए, है ना। वो 26 जनवरी 15 अगस्त के बाद भी समय रहता है। ओवरऑल तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। अगला, मध्य प्रदेश और असम के बीच एक समझौते के अनुसार असम मध्य प्रदेश को निम्न में से कौन सा वन्य जीव नहीं देगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। फर्स्ट वन इज गैंडा, सेकंड इज मगरमच्छ, थर्ड इज जंगली भैंसा, फोर्थ इज कोबरा। तो इसमें आंसर है मगरमच्छ नहीं देगा, मगरमच्छ हम देंगे, है ना। इसको देखिए, विलुप्त जंगली भैंसे की प्रजाति का पुनर्स्थापन से प्रदेश को जैव विविधता होगी अधिक समृद्ध। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, असम में आगामी 3 साल में 3 समूह में आएंगे 50 जंगली भैंसे, एक जोड़ा गेंडा और 3 कोबरा। मध्य प्रदेश असम को दिया जाएगा एक जोड़ा टाइगर, 6 मगरमच्छ, ये हम देंगे। बहुत ही बढ़िया है ये इनिशिएटिव। देखिए अभी भी हमारे पास भैंसे की एक प्रजाति है जिसे हम लोग बाइसन या गौर, मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, वो गौर नाम से ज्यादा समझते हैं। उसके पैर का निचला जो अगर कहा जाए हिस्सा और मुंह का अगला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा वाइट होता है। आप कभी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हो, वो पूछेगा आपसे गौर की क्या खासियत है, देखा है, मैंने कहा "हाँ सर देखा है, क्या खासियत है"। तो आपको याद आना चाहिए कि सर उसका जो पैर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, चारों पैर वो व्हाइट होते हैं, मुंह का अगला हिस्सा उसका व्हाइट होता है। जैसे वो चीता होता है ना, चीते हुए आंखों के यहाँ से ऐसी एक स्ट्रिप होती नीचे तक, यहाँ से ऐसी पत्ती ये यहाँ पर, वो चीते की पहचान है, तेंदुए में नहीं होती। तो अगर आपने बाइसन, ठीक है, जंगल जो अगर कहा जाए बाइसन या गौर, उसको बाइसन भी बोलते हैं जो अगर कहा जाए, बाइसन मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश क्यों लिखा, क्योंकि आपको वो गौर मिल जाए। अब आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये नीचे का पैर देखिए, ये वाला हिस्सा, और ये आगे का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ का, ज्यादा नहीं होता। अगर आप कोई जूम करके देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। इस हिस्से का कलर आप देखिए यहाँ से, ये अलग दिखेगा आपको, व्हाइटिश जो है।
ये जो अगर कहा जाए, ये जंग गौर, इसको गौर हमारे यहाँ गौर कहते हैं, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गौर याद रखना, बाकी तो बाइसन ही है। तो अब हम जंगली भैंसा भी लाएंगे वहां से, वाइल्ड बफेलो, उसकी एक ही इसी से मिलती जुलती प्रजाति, काफी अच्छी प्रजाति है वो यहाँ पर वो वाइल्ड बफेलो यहाँ। ट्रेज वॉट क्वार्टरली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक लाइन का है, नीति आयोग के द्वारा। देखो सिलेबस में आपके ज्यादातर आजकल जो भी आप एग्जाम्स देते हो, चाहे किसी भी स्टेट का, आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हो, महाराष्ट्र का दे रहे हो, जो भी आप करंट अफेयर देख रहे हो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो नीति आयोग, जो नीति आयोग है, वो ज्यादातर अभी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है। वो पूछ लेते हैं कि ये फलानी रिपोर्ट किसने जारी करी, नीति आयोग ने करी कि किसी और ने करी? तो ये नीति आयोग का जो है वो रिपोर्ट है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, बस उतना याद रखना। अगला भी वन लाइन का है, खान सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर है 1902। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खान सुरक्षा निदेशालय को 125 साल पूरे हो गए। ऊपर स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं एक सिंपल प्रश्न करता कि खान सुरक्षा निदेशालय, ठीक है, का संबंध किस मंत्रालय, तो शायद हमारा दिमाग माइनिंग से जाता, पर सुरक्षा की बात हो रही है तो उसमें जो लेबर है उनकी सुरक्षा की बात है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला खान सुरक्षा महानिदेशालय, जो झारखंड के धनबाद में, आपको मालूम है शुरुआत में जो कोल माइनिंग शुरू हुई वो रांची धनबाद के आसपास ही, हमने जो अगर कहा जाए रानीगंज, रांची, धनबाद, इनके आसपास ही कोल माइनिंग शुरू करी, और भारत में माइनिंग का सबसे पुराना एक्चुअल जो पैटर्न है वो यहीं से आया। धीरे धीरे जेकर कहा जाए कि माइनिंग में केसेस होने लगे, जब तक कि कोल माइंस को नेशनलाइज नहीं किया गया। कोल माइंस में इतने एक्सीडेंट होते थे कि आप सोच नहीं सकते। कभी आपको मौका मिले, पिक्चरें क्या दिखाती हैं, समाज को दिखाती हैं। तो एक फिल्म है, कभी देखिएगा, काला पत्थर, ठीक है, उस काला पत्थर फिल्म में ये दिखाया गया, उसमें एक डायलॉग भी, आप कुछ मत करा करिए क्लास के बाद, एक काम करा करिए, यूट्यूब पे जाइए, टेलर देखिए केवल, एक सिंपल टाइप करिए, जो अगर कहा जाए काला पत्थर मूवी टेलर, तो काला पत्थर मूवी टेलर में भी वो जो हीरोइन है वो चीख बोलती है, क्या नाम उसका, मुझे, प्रेम चोपड़ा को, कि हाँ हाँ मैं चीख चीख के दुनिया को बताऊंगी कि तुम अपनी माइंड में जो अगर कहा आ जाए कि मजदूरों का कैसे शोषण करते हो, कैसे मजदूर मर रहे हैं, ऐसे। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवी है, अपने आप के संघर्ष को बताती है। इंसान का जो संघर्ष होता है ना, अंतहीन संघर्ष, मैं अभी भी आपसे बोलता हूँ, समय है आपके पास, आप सब युवा हो, वो मेहनत कर लीजिए, समय है। नहीं तो उस संघर्ष में फंस गए ना, निजी सेक्टर में जॉब्स बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस सेक्टर में कहाँ हैं, कहाँ हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए कोई आदमी किसी के घर कार चलाने लगे, अंतहीन संघर्ष से जुड़ा रहेगा, क्योंकि एक तो सैलरी बढ़ेगी नहीं, दूसरा दिमाग में हमेशा रहेगा कि कल को ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई तो मेरे रोजगार छिन जाएगा, मैं क्या करूंगा। मौका है अभी आपको उस अंतहीन संघर्ष से अपने आप को बाहर निकालने का। तो वो जो काला पत्थर मूवी देखिएगा, मतलब फिल्म भले ही ना देखिएगा, ये फिल्म कब बनी? जब जगह कहा जाए भारत में कोल माइन को नेशनलाइज किया गया। आप सोचिए मतलब कितना, जगह कहा जाए पैटर्न फिट बैठता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल इंटरनेट पर चीज दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल प्रश्न से अपन चीजों को ढूंढते हैं। भारत में किस वर्ष कोल माइन का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना? अब आप ध्यान से देखिएगा, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात है। आपको दिख रहा होगा कि भारत में कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण 71 से 73 में किया गया, पहले चरण में डैश 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 73 में, यहाँ पर है। जब कोल माइन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो वो जो दशक था, क्या है, 71 to 80 का, उसमें इसका जबरदस्त विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। कई जो अगर मिल मालिकों ने विरोध किया, रहे ये है। तब फिल्मों के माध्यम से समाज को दिखाने की जरूरत पड़ी कि नहीं, कोल माइंस की क्या है। तब फिल्म आई, यहाँ पर अगर कहा जाए, काला पत्थर मूवी। ये मूवी आई 78 79 में, उसी डिकेट के दौरान। क्यों आई, कभी आप सोच के देखिए ना, आखिर क्या था, ये लिखा ना 9 अगस्त 1979, क्यों आई? यश चोपड़ा की मूवी। ये मूवी हमें दिखाती है उस समय की चुनौतियों को, उस समय की जगह कहा जाए तो चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई है ना। तो ये खान, मतलब ये तो इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आप याद ऐसे रखें। खनन क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी है, वो तो मैंने ऐसे ही लगवा दिया। ठीक है, यहाँ पर कि 2025 में 32 खनिज ब्लॉकों का नीलामी कर हम अग्रणी रहे, सबसे ज्यादा खनिज ब्लॉकों का मतलब नीलामी किस राज्य के द्वारा की गई? ये हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा की गई, ये क्वेश्चन आ सकता है।
अगला वन लाइन का है। 26 जनवरी, जनवरी 26 जनवरी निकल गया, सॉरी, जनवरी 2026 में दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो है वो पुणे में, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर दिव्यांगजन हेल्ड इन पुणे। 8 मार्च का प्रेस रिलीज है। बाकी हमारे लिए कोई ज्यादा अभी काम का नहीं है, मतलब इतना ही अपने को याद रखना। अगला क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट आईएमपी करके रखिए। जनवरी 2026 में श्री माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? पर्यावरण में। आप याद करिए, अभी अरावली के मुद्दे में माधव गाडगिल नाम जो है वो आया था। एक्चुअल क्या हुआ कि सबसे पहले पर्वतों और पहाड़ों की चुनौतियां और उनके इकोसिस्टम के बिगड़ने की कहानी शुरू हुई भारत के अंदर वेस्टर्न घाट में। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई अच्छी करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के पास जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, या जो अगर कहा है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें पहला नाम, पहला, यूं तो बहुत सारे हैं, जैसे आज हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन उन्हें पहला नाम जो है वो आता है वेस्टर्न घाट का। जैसे नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो पर्यावरण में जब हमने बदलाव किए, इंसानी दखल अंदाजी शुरू हुई, तो सबसे ज्यादा उस वेस्टर्न घाट ने ही इसको झेला। तो 2010 में एक पैनल बनाया गया वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए। वो पैनल बना था माधव गाडगिल की चेयरमैनशिप में, है ना। तो कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि माधव जगह गाडगिल पैनल का संबंध जो है वो किससे है, तो ये आपको याद रखना है कि वो पर्यावरणविद थे और वेस्टर्न घाट से। उसने अपनी रिपोर्ट 2011 में दी। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि आप वेस्टर्न घाट में जितना भी जो कंस्ट्रक्शंस हैं, अभी आप जो मतलब उसका इकोसिस्टम है, सरकार वहां पर मकानों के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए परमिशन दे रही है, उसको एज सुन एज पॉसिबल हो बंद कीजिए। बट क्या होता है ना, इंसान की फितरत है कि जब तक घटता नहीं तब तक जो है अगर कहा आ जाए वो सुधरता नहीं। ठीक है, तब तक वो सुधरता नहीं, और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, और उसका परिणाम आप देखिए। पिछले 5 साल की स्टडी कीजिए। वो पैनल की रिपोर्ट तो 2011 की है। पिछले 5 साल में केरल का एक पूरा गांव खत्म हो गया, पूरा गांव, मतलब जब वहां पे फ्लड आया तो पूरा गांव ही गायब हो गया। इतना खतरनाक वेस्टर्न, मतलब अपने जो अगर कहा जाए उसको जो है वो छेड़खानी करी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नजरिए से आपको माधव गाडगिल, तो पर्यावरणविद माधव गाडगिल, 83 की उम्र में निधन, आज पुणे में होगा अंतिम संस्कार। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम, उनकी अध्यक्षता में, उन्नीस, देखो 2010 में वो पैनल बना था, 2011 में रिपोर्ट जो आई उसमें उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन क्या लिखा है, रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिश आज भी जो अगर कहा जाए लागू जो है नहीं की जा सकी। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए, हम ये जानते हैं ना, मैंने क्या बोला कि जब किसी के ऊपर कोई मतलब कोई चीज घटती नहीं, ठीक है, तब तक जो अगर कहा जाए हम उसको समझते नहीं। तो अब वहां केरल के लोगों को, अब जो अगर कहा जाए केरल मतलब के लोगों को अब जो है वो समझ पड़ रहा है कि हाँ यार, ये जो है वो अगर हमारे से जो है वो गलती हो गई, और अब हमको जो है वो इसको रिपोर्ट को जो है मतलब पता, क्या बोलते हैं कि मानना चाहिए। ये है, बुनियादी बात है। बट ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो अब ऐसे ही है। तो मुझे वो याद आ गया ना कि बड़ा सुंदर सी बात, कहावत है हमारे प्राचीन काल से ना, कि जाके पाव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जाके पाव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, है ना। जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतेगी ना, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो वही चीज है कि वो तो समझ रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। और यही चीज अरावली में हो रही है। यही चीज अभी वहां के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय सब समझाएगा। जैसे दिल्ली के लोगों को समझ में आने लगा, अरे बाप रे, के लगे पॉल्यूशन से हमारे हाल ही हो रहे हैं, तब अब समझ पड़ रहा है ना, पहले नहीं समझ पड़ रहा। तो ये है। और उनको 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको जो है अगर कहा जाए पूछा जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के नीचे अपडेट करके रख लीजिएगा, यही यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 में सुप्रिया साहू को मिला है। वो तमिलनाडु में ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं और वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम पर ही काम कर रही हैं इसी साल 2025 में। ये कॉपी में स्टार बना के लिख लीजिएगा कि सुप्रिया सुप्रिया साहू आईएएस है वो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई डिप्टी कलेक्टर बने तो ऐसा अधिकारी बने।
कि कम से कम वो उस नेचर को समझे जिसके लिए उसको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और ये हम इसीलिए आपको ऐसे करंट को इस नजरिए से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिस्टम में जाएं तो वो सिस्टम को अच्छा दे पाए। फिर टॉप सिटीज फॉर द वुमेन इन इंडिया सर्वे 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है, तो आंसर है बेंगलुरु। वन लाइन का है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। बेंगलुरु नंबर वन है, पिछले साल भी, इस साल भी। हमारी स्थिति यानी बाकी, अब आप जिस राज्य के हैं, अगर आप में से कोई महाराष्ट्र पीएससी कर रहा है तो 2024 में मुंबई था, पुणे है। अगर कोई गुजरात की कर रहा है तो 2024 में अहमदाबाद था, अब कलकत्ता है। वो आपको अपने स्टेट के हिसाब से इसको लिख लेना चाहिए यहाँ पर। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। महिलाओं के लिए इंदौर देश का 22वां सबसे बेहतर शहर। टॉप में हम जगह नहीं बना पाए, टॉप 10 में, ये थोड़ा सा ठीक नहीं। तो मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल हुए जिनमें इंदौर सबसे आगे है ना। इंदौर जो अगर कहा जाए 2022 में 58 पे था, 2023 में 50, 2024 में 48 और 2025 में 22। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे प्रयास धीरे धीरे, जो अगर कहा जाए, सुधर रहा है ना। तो ये दिख रहा होगा 58, 50, 48 और अब 22 पर आ गए। ठीक ठाक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अपने को याद रखना चाहिए या क्वेश्चन जो है वो पंच करे। दिल्ली सरकार में हाल ही में मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। ये वायरस शरीर के किस भाग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्योंकि अभी कुत्तों की कहानी, रेबीज की कहानी और डॉग बाइट और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है वो अब बोल चुकी है। सुमोटो यानी सो संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ले चुका है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे ब्रेन पे सीधे असर डालता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो पोलियो का वायरस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को असर करता है, वैसे इससे पैरालिसिस हो सकता है, व्यक्ति के बोलने की क्षमता, शरीर के अंगों के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हमने क्यों लिया? पहला कि अभी तो बहुत न्यूज में चल रहा है, जैसे दिख रहा है ना, कि नोटिफाइबल नोटिफाइबल डिजीज का मतलब है कि कोई भी केस मिले तो जो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं या जो भी ऑफिशियल बॉडीज हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको कहते हैं नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइबल डिजीज। ये याद रखिएगा ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा रोग, इससे बेनिफिट ये होता है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है उसमें उसको शामिल करती है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ऐसी सभी बीमारियां जो जगह कहा आ जाए कि नोटिफाइबल डिजीज की डेफिनेशन में नहीं आती, उनके लिए जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्कीम बनाने में सरकार को काफी जो है वो चैलेंज रहते हैं, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं होते हैं कि कितने केसेस जो आ रहे हैं, क्या मतलब केस हैं जो अगर कहा जाए, नहीं है, इन सबको उसको जो अगर कहा जाए रखने में चैलेंज आता है। इसमें नहीं आएगा अभी दिल्ली के अंदर, बाकी राज्य भी इसके ऊपर काम करें। अब रेवीज की बात निकली है तो याद रखिएगा, रेवीज वायरस से होता है, पहला टॉप पॉइंट। दूसरा कि लुई पाश्चर ने इसकी वैक्सीन खोजी थी, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इन केस कभी आपको कुत्ता कोई काट ले तो सबसे पहले आप साफ पानी, कपड़े धोने के साबुन और साफ पानी से उस घाव को अच्छे से साफ करिए, अच्छे से साफ करिए। नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, रात के 12 बजे जाइए, हम तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये आप याद रखिएगा, इमरजेंसी सर्विस के अंतर्गत आता है डॉग बाइट। यानी कुत्ता के काटने के बाद अगर मान के चलिए, जैसे आप सोचो ना कि अरे अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल तो बंद हो गया होगा, हम कल सुन, नहीं, आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी में जाइए, वहां बताइए कि मुझे अभी एक डॉग ने काट लिया है और मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है, वो आपको उसी समय इमरजेंसी में जो है वो इंजेक्शन देंगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो कभी ये इस तरह के जो है वो मतलब क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। बाकी तो मुझे नहीं कुछ लगता कि और कुछ है। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रेबीज को, पानी से डर लगने लगता है। रेबीज का वायरस इंसान के ब्रेन नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी मौत हो सकती है। उसका तंत्रिका तंत्र जो अगर कहा जाए प्रभावित हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना यहाँ पर नहीं। और ये आप याद रखिएगा कि नोटिफाइबल डिजीज मतलब ऐसे सभी रोग जिनको जो है, जिनके किसी केस के आने पर सरकार को सूचित करना होता है, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, एड्स, स्मॉल पॉक्स और अपना पोलियो, प्लेग, बहुत सारी है नोटिफाइड डिजीज। ठीक है, बहुत सारी जो अगर कहा जाए नोटिफाइड डिजीज हमारे यहाँ जो है वो आप याद रखिएगा। मतलब आप उसमें इंटरनेट पे नोटिफाइबल डिजीज और नॉन नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट जो है वो मतलब पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको मिल जाएगा कि कौन सी डिजीज इसमें आती है, कौन सी नहीं आती। ये सब आपको अच्छे अधिकारी बनाने के लिए चीजें बताई जाती हैं।
बाकी चीजों के लिए जो अगर कहा जाए नहीं बताई जाती। अगले पे आ जाते हैं। अगला है 30 दिसंबर 2025 को पारंपरिक पत्र डिलीवरी बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो आंसर है डेनमार्क। ज्यादा अंतर नहीं जाना, वन लाइन के लिए याद रखो। अब डेनमार्क में लेटर नहीं जाएंगे, अब मेल से ही सब काम चलेगा पूरा के पूरा। तो ये बेसिक से अगर कहा जाए, बाकी कोरियर सर्विसेज तो चलती रहेंगी। एक लाइन का है। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों को मनुष्यों की तरह कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो पेरू। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मधुमक्खी हमारे इकोसिस्टम में बहुत रोल प्ले करती है, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में, ठीक है, पौधों के जो अनुकूलन जो है, नई प्रजातियों के विकास में मधुमक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। परागण को, जिससे हम जो अगर कहा जाए कि मतलब पौधों में फल फूल बीज आदि बनते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में मधुमक्खियों का रोल है। हम जबरदस्त मात्रा में डाल रहे हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक। यहाँ एक अच्छा डिसीजन लिया गया। अब उनको मनुष्यों की तरह अधिकार है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पेरू और लीमा, यानी पेरू देश के अंदर शायद कीटनाशकों का प्रयोग प्रतिबंधित हो जाए, या ऐसे कीटनाशक जो मधुमक्खियों की आबादी को कम करते हों उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके। ऐसा कुछ होगा आने वाले समय में, यहाँ पर वो देखा जाएगा कि क्या होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में संचालित करने का निर्णय लिया गया? हरियाणा में, वन लाइन। अभी ज्यादा अंदर नहीं जाना है, सिंपल है। ट्रायल के लिए तैयार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, चीन जर्मनी से भी एडवांस तकनीक, यहाँ पर हरियाणा के जिससे सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। अब चलने ही वाली है, अभी शुरू करेंगे ही हम लोग, इसका आखिरी ट्रायल चल रहा है यहाँ पर। तो प्रश्न जब चलने लगेगी तब भी पूछ सकता है कि भारत में किस राज्य में फर्स्ट हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चल रही है वहां पर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अभी तेजस विमान का एक्सीडेंट भी हुआ था, उससे भी लिंक है। तेजस विमान के प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट TD1 ने अपनी पहली सफलतापूर्वक उड़ान किस वर्ष भरी थी? 2001। आप कहोगे ये क्यों ले लिया आपने? आखिर अभी तो वो घटना को तो काफी टाइम हो गया जो एयर शो में हमारा क्रैश हुआ प्लेन। तो हम नीचे पहले तो ये पोस्टर देखें। आपको दिख रहा होगा 4 जनवरी को ही तेजस का पहली उड़ान भरी थी 2001 में। 4 जनवरी को इवेंट है, सेलिब्रेटिंग 25 ग्लोरियस ईयर ऑफ LCA तेजस। जब ये उड़ान भरी तो अटल जी ने कहा था कि ये तो बड़ा तेज है, तो उन्होंने तेजस नाम दिया था। इस प्रकार 2001 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनने ये नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको जो है वो याद रखिए। तो ये एक जगह कहा जाए कि क्वेश्चन इस तरह से मतलब आपको आ सकता है ये, मतलब इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए कि बन सकता है। बाकी अब देखने वाली बात है कि कैसा क्वेश्चन जो है वो बनेगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब इसमें इतना ही याद रखना, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत है? अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। हाल ही में सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे थे? आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बस। और कुछ याद नहीं रखना। जानी मानी हस्ती थे, काफी विवादों में भी रहे। कॉमनवेल्थ जो खेल हमारे यहाँ हुए थे उस समय घोटाला हुआ था, उसमें भी काफी नाम रहा, उन पे आरोप भी आए। अभी उनका निधन हो गया, नीचे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आर्टिकल। उससे ज्यादा हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा लोकसभा सांसद ये प्रश्न में नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा कि वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के प्रेसिडेंट रहे, बस। बाकी और कुछ नहीं। अगला भी वन लाइन का ही है। मैंने कहा ना, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको समझाया नहीं जाता। देश का पहला सुख शांति धाम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रतलाम में किया गया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आत्मचिंतन शांति का केंद्र नारायण मूर्ति ने किया सुख शांति धाम का लोकार्पण, है ना। तो सुख शांति धाम बेसिक मेडिटेशन योग आदि से जुड़ा हुआ है, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वन लाइन के लिए आप याद रख सकते। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला, मनोज कोठारी का निधन हुआ। ये मान के चलिए 2026 में किसी ना किसी एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन पंच हो। बैडमिंटन, गोल्फ, बिलियर्ड्स, हॉकी। आंसर है इसमें बिलियर्ड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारे सामने यहाँ पर न्यूज ऑन AIR का प्रेस रिलीज है, आपको यहाँ पर देख के ही समझ पड़ जाएगा। पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन मनोज कोठारी का आज सुबह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोठारी 1990 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती थी, ये एक इंपॉर्टेंट है। 16 बार उन्होंने राज्य चैंपियनशिप जीती। 2005 में उनको खेल जगत में आजीवन, एक सेकंड सॉरी, आजीवन उपलब्धि के लिए जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारी बातों से हमको समझ पड़ता है कि वो एक जाने माने जो है वो व्यक्ति थे। तो मनोज कोठारी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है।
अगला है देती खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, तो ये दीव में किया गया। इसमें कौन सी टीम ने क्या मेडल जीते? एक ज्यादातर में तो एमपी ही नंबर वन रहता है। वो नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये 5 से 10 तारीख को हुआ, हम 9 से जो अगला वीक का करंट है उसमें इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो बीच दीव के घोगल बीच में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम का शुभारंभ ये 5 से 10 जनवरी का हुआ। अगले बार देखेंगे। हम बहुत अच्छा कर पाते हैं क्योंकि रस्साकसी में हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। मलखम तो हमको मालूम है, उज्जैनी जन्मभूमि है हमारे यहाँ से, तो फिर तो हम बहुत ही अच्छा करेंगे इस तरह से। अगला है अगला है बायो विटामिन्स का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आंसर है भारत। अब होता क्या है, पहले तो बायो विटामिन्स को समझ देखो। आपको मालूम है जैसे कोयला होता है ना, कोयले को अगर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। यानी कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा के हिसाब से सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट और सबसे बुरी हालत में है पिट। उसको कई बार कोयला बोला भी नहीं जाता। तो एक तो ये कोयला है कि बिटुमिन्स के फॉर्म में है। इस बिटुमिन्स वाले कोयले का इस्तेमाल ये जो रोड वगैरह है इनको बनाने में भी किया जाता है। अब हमने क्या करा कि जो किसानी में किसानों के जो कृषि अवशेष कृषि से अवशिष्ट अवशेष निकल गया, अवशिष्ट प्राप्त होता है जैसे पेड़ पौधों के अवशिष्ट, जो है वो झाड़ियां, इन सब से हम कोयला तैयार करेंगे। इस कोयले को हम बायो बिटुमिन कहेंगे और इसका इस्तेमाल हम रोड निर्माण और अन्य चीजों पे करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, हम कार्बन जो है वो स्टोर कर पाए, सिंक कर पाए, ये एक अच्छा कदम है। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो इसके काफी बेनिफिट्स होंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे केरल में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया क्वायर बोर्ड के द्वारा। क्वायर मतलब ये जो नारियल होता है ना, इसके बाहर की जो बूच होती है, इसको क्वायर कहा जाता है। वो था रोड बनाने का। क्वायर से रोड अगर कहा जाए, नारियल के बूच से बनती हैं रोड। तो उससे क्या हुआ कि वो इको फ्रेंडली थी रोड, उनमें जो अगर कहा जाए कि दिक्कत नहीं आई। तो आज वहां पर काम उसके ऊपर जो अगर कहा जाए हो रहा है। हम तो रोप तक ही सीमित थे। याद करो नारियल की बूच जो क्वायर है उससे हम रस्सी बनाते थे, देखी जो कि पहले के समय में घर में जो रस्सी इस्तेमाल होती थी। अब उससे रोड भी बनने लगी। तो वैसा ही बायो विटामिन्स में हम लोग कर वही काम अब हम जो है वो अगर कहा जाए यहाँ कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी पूछती है। आप देखो क्वायर बोर्ड यूपीएससी पूछ चुकी है, क्वायर रोड्स के बारे में पूछ चुकी है। मतलब अगर आप जो है वो इंटरनेट पे टाइप करो क्वायर रोड इन इंडिया, तो आने समय में बायो विटामिन्स रोड इन इंडिया आ जाएगा यहाँ पर। क्वायर रोड, ये क्वायर रोड ये हम चलेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो अगर कहा जाए ये क्वायर जो अगर कहा जाए रोड, काफी सारे हमको आर्टिकल्स मिल रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर एक आर्टिकल है 35 पेज का। प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं कभी सोचिए ना। पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्वायर बोर्ड कहाँ से ऑपरेट होता है, क्यों पूछा? अरे नारियल कहाँ लग रहा है सबसे ज्यादा, उससे हम आंसर तक जा सकते हैं। ये दिख रहा है अब आपको, ये रोड बहुत ही इको फ्रेंडली। तो आपको ये दिख रहा है कितना अच्छा जो अगर कहा जाए ये जूट से बना हुआ है, क्वायर फाइबर से बना हुआ रोड है। क्वायर मतलब नारियल की जूट है। तो इंडिया कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन क्वायर। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन डैश डैश डैश। क्यों ना हम इसका उपयोग करें? हम क्यों इसको फेंक रहे हैं? अभी तक तो हम रस्सी तक ही आ रहे थे। इसके कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, पानी को अवशोषित करेगा, जमीन के नीचे नमी बना के रखेगा, ठीक है, रोड के खराब होने को बचाएगा, कितना कुछ है। बट यही कामयाब होगा? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रताप क्या है, तो ये प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है, वन लाइन का है। ज्यादा अपने को काम करना नहीं है, वन लाइन में बस इतना ही याद रखना कि वो प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है। बाकी और कुछ एग्जाम में जो है नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ाया था, इंदौर में एक इवेंट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के 100वें वर्ष पर। लेकिन मैंने वो ये बताना भूल गया था कि उसको शून्य से शतक कहा था कार्यक्रम, इसलिए मैंने वो ये इवेंट यहाँ पर फिर से जोड़ दिया। बाकी तो मैंने बताया। इस प्रकार ये कहानी यहाँ तक हो गई। कुछ चीजें आप थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पे पढ़िए। जैसे 6 जनवरी का एक प्रेस रिलीज है, वो बोलता है संजय गांधी ताप विद्युत गृह बीरसिंहपुर। तो क्वेश्चन मिलता है कि बीरसिंहपुर ताप विद्युत गृह को क्या कहा जाता है? उत्तर है संजय गांधी ताप विद्युत गृह। किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वो देखना चाहिए। यहाँ पर जैसे अभी मुख्यमंत्री जी असम गए थे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्वाल कुची, वो आपसे पूछ सकता है कि भारत में स्वाल कुची किसके लिए फेमस है, तो वो सिल्क के लिए लिखा ना। भारत में सिल्क विलेज के नाम से प्रसिद्ध सुआल कुची का दौरा किया, वहां पर देखा कि कौन सा सिल्क जो है वो उपयोग में जा रहा है, किया जा रहा है।
तो सिल्क के कई प्रकार होते हैं, कोसा होता है, टसर होता है, मूंगा होता है, मलबरी होता है, ये सिल्क के प्रकार है। वहां बनता है मूंगा, ये मूंगा सिल्क। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिखा दिया। जैसे अभी हाल ही में टोयोटा मिराई फ्यूल सेल से, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कौन सी गाड़ी अभी न्यूज में रही, तो टोयोटा मिराई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने, किस कंपनी की है मिराई नाम की कार जो कि फ्यूल सेल से चलती है। ठीक है, वो किस कंपनी ने बनाई, तो मिराई जो है वो टोयोटा की गाड़ी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको, खूब उम्मीद है कि उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। कल एक वीडियो लेके आऊंगा मैं आपका, पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है वो साइंस के क्वेश्चंस का। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले भी मैं इस तरह की वीडियो लाया हूँ। अगर कोई आप में से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स उपलब्ध है। कई बच्चों का ये डाउट है कि हम ये कोर्स में दोनों कोर्सेज कैसे लेंगे, तो इसका सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी आप स्टोर पे बी आर अकेडमी के ऐप के ऊपर जाएंगे, नीचे स्टोर पे क्लिक करेंगे, पार्ट बी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स जैसे ही आप परचेस करेंगे, उसको परचेस करने के लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आपको एक मैसेज फ्लैश होगा। उसमें लिखा होगा कि पार्ट ए का कोर्स आपके लिए कूपन क्रिएट हुआ है, उस कूपन को आपको यूज करना है। पार्ट ए के कोर्स यानी एमपीजीके के कोर्स पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, कूपन को एक्सेस करके पार्ट ए का कोर्स भी आ जाए। तो वो आपको हेल्प करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूरी हेल्प कर देगा। और मैं तो आपसे हमेशा सबसे बोलता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मैं उनका सब्जेक्टिव कोर्स तो नहीं है, लेकिन मेरा एमपीजीके का कोर्स आपको 30-40% तो हेल्प कर देगा, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स उसमें पढ़ाए हैं इस तरह से। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, उम्मीद है खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे आपके। आपके कमेंट हमेशा, जो अगर कहा जाए, जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। बहुत धन्यवाद, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। सभी को धन्यवाद।